फ्रेंड्स, वेलकम एट और यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 11 बच्चों, जिसका नाम है स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता के आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि 4 अंक के प्रश्न और उत्तर। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों 4 मार्क्स के लिए, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है। इन दोनों में हमें डिफरेंस बताना है बच्चों। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है बच्चों ऐसी स्वतंत्रता से है जिसके अंदर व्यक्ति को किसी भी चीज़ के ऊपर रोक टोक ना हो। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य यानी कि काम कर सकता है। होब्स के अनुसार बच्चों, होब्स, अब आप पूछेंगे होब्स कौन है। होब्स एक विद्वान थे, उनके अनुसार स्वतंत्रता का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। वो कहते हैं कि सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए स्वतंत्रता में। अब बच्चों सकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता बच्चों कानून के अंदर काम करती है, नियमों के तौर पर। नियम को देखते हुए सीमा को नहीं लांघ सकती सकारात्मक स्वतंत्रता। अब बच्चों मैं सही से बताऊं, नकारात्मक स्वतंत्रता जो है बच्चों, उसके सपोर्टर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं चाहते, रोक टोक नहीं चाहते, ताकि मनुष्य पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण, किसी का भी काबू ना हो। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता जो है बच्चों, उसके जो सपोर्टर हैं वह अधिक से अधिक कार्य देने के पक्ष में है, अधिक से अधिक कार्य दें। इसके अनुसार क्या होगा बच्चों, व्यक्ति नियंत्रण में नहीं होता, व्यक्ति का विकास होता है और उचित परिस्थितियां प्रदान होती हैं। तो चलिए, इसका थर्ड पॉइंट है बच्चों, नकारात्मक स्वतंत्रता पूरी तरीके से स्वतंत्र है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता में सभी प्रकार के बंधनों से छूट होती है बच्चों, और सकारात्मक स्वतंत्रता में कुछ बंधनों पर रोक टोक लगाई जाती है। बच्चों 4 पॉइंट्स पूरे हो गए। मैं 2 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, अगर कोई सा भूल जाए तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं। 4 पॉइंट, नकारात्मक स्वतंत्रता 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों की स्वतंत्रता है। बच्चों नकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो 18वीं और 19वीं शताब्दी की स्वतंत्रता है, जबकि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है बच्चों वो प्रेजेंट की शताब्दी की स्वतंत्रता है, यानी कि वर्तमान की। अब नकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति को सब कुछ कहने का अधिकार होता है, मतलब कुछ भी कह सकता है, परंतु सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति सीमा में रहकर ही कुछ कर सकता है या कुछ कह सकता है। ठीक है, अब आता है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, सामाजिक प्रतिबंधों से क्या अभिप्राय है। क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं। बच्चों अब ये पूछ रहे हैं हमसे कि सामाजिक प्रतिबंध जो लगाए जाते हैं उससे क्या आशय है, और किसी भी प्रकार की रोक टोक स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। बच्चों इसका आंसर है, सबसे पहले आप जानिए सामाजिक प्रतिबंध होता क्या है। बच्चों सामाजिक प्रतिबंध का आशय है समूह, समुदाय या राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति के चयन पे, निर्णय पे या उसके काम करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। बच्चों अब ऐसा प्रतिबंध लगाना जो व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, उसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। अगर हम बिना प्रतिबंधों के रहने देंगे तो बच्चों राज्य या समुदाय में अराजकता फैल जाएगी और इससे माहौल बिगड़ जाता है। तो चलिए, इसका सेकंड पॉइंट है बच्चों, काफ़ी बड़ा है इसीलिए मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, आप समझ लीजिए। सभी प्रकार के प्रतिबंध जो होते हैं बच्चों, स्वतंत्रता के लिए सभी प्रकार के प्रतिबंध ज़रूरी नहीं है। जैसे कि जो प्रतिबंध ज़ोर ज़बरदस्ती यानी कि बलपूर्वक ताकत के दम पर लगाए जाए,
तो वो ज़रूरी नहीं है, वो शासक जो राजा होता है वो अपने लिए लगाता है। एग्जाम्पल जैसे तानाशाही शासन में। जबकि बच्चों लोकतांत्रिक शासन जो है वो व्यक्ति की भलाई के लिए प्रतिबंध लगाता है ताकि व्यक्ति सीमा पार ना कर सके, कुछ भी कार्य करे उसको लिमिट में रहकर ही करे। ठीक है, और ये स्वतंत्रता के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है और व्यक्ति के लिए भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका बच्चों, स्वतंत्रता के 4 लक्षणों का वर्णन करो। अब स्वतंत्रता के 4 लक्षण कौन कौन से हैं उसके बारे में हमें बताना है। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, पहला है लक्षण है स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों के को समान रूप से मिलती है। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता सबको समान मिलती है बच्चों। सेकंड है आपका करने योग्य कार्य को करने की शक्ति ही स्वतंत्रता है। बच्चों अगर कोई कार्य करने योग्य है और वो व्यक्ति उसकी शक्ति भी रखता है करने के लिए, तो इसको हम स्वतंत्रता है, ये भी एक स्वतंत्रता का लक्षण है। थर्ड पॉइंट है बच्चों आपका, स्वतंत्रता नियंत्रण से मुक्ति ही नहीं दिलाती। बच्चों किसी के काबू में रहने से स्वतंत्रता मुक्ति ही नहीं दिलाती, बल्कि व्यक्तिगत के विकास, यानी कि व्यक्ति का विकास भी होता है उसमें और अवसर भी प्रदान होते हैं। जैसे कि नौकरी के अवसर होते हैं, बहुत सारी नौकरीज निकलती हैं, हर कोई समान होता है और हर कोई उसको अप्लाई कर सकता है उसका फॉर्म, एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर बताया मैंने आपको। फोर्थ पॉइंट है बच्चों इसका, स्वतंत्रता समाज में मिल सकती है, समाज के बाहर नहीं। बच्चों स्वतंत्रता जो होती है सिर्फ समाज के अंदर अंदर मिल सकती है, समाज के बाहर जाकर स्वतंत्रता नहीं मिलती। स्वतंत्रता का प्रयोग समाज के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये 5 पॉइंट बताए, 4 पॉइंट लिखने थे इसमें, एक एक्स्ट्रा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जॉन स्टुअर्ट मिल के हानि सिद्धांत का वर्णन करो। बच्चों जॉन स्टुअर्ट मिल एक विद्वान थे, उनका एक हानि सिद्धांत था, अब उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका आंसर है बच्चों, सिद्धांत ये है कि किसी भी कार्य करने के, बच्चों किसी भी काम करने की स्वतंत्रता जो होती है वो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से रोक टोक करने का इकलौता बच्चों आत्मरक्षा है। आत्मरक्षा मतलब अपना डिफेंस करना, अपना बचाव करना है। सेकंड पॉइंट है बच्चों इसका, सभ्य समाज का कोई भी सदस्य अगर वो इतनी शक्ति रखता है, अगर कोई किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसका ये उद्देश्य होना चाहिए हर किसी का, अन्य को हानि से बचाना, यानी कि किसी भी व्यक्ति कोई दिक्कत में है या परेशानी में हो, उसका नुकसान हो रहा है तो उसको उससे नुकसान से बचा लेना, ये उद्देश्य उसका होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है बच्चों, अतः हानि पहुंचाने वाले कार्यों पर, अगर बच्चों जो काम नुकसान पहुंचाने वाले हैं उन कामों पर रोक टोक लगाई जा सकती है, तो इसे ही हानि सिद्धांत हम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे हानि सिद्धांत किसे कहते हैं तो आप लिखेंगे कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो इसको ही हम हानि सिद्धांत कहते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे 6 मार्क्स के क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि बच्चों 6 अंक के प्रश्न और उत्तर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है 6 मार्क्स के लिए, J.S. मिल के आधार की व्याख्या कीजिए जिस पर उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को न्याय संगत बताया। अब बच्चों J.S. मिल थे कौन? बच्चों ये राजनीतिक विद्वान थे, उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के रहने वाले राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर वाद विवाद किया बहुत ज़्यादा, और फिर एक पक्ष प्रस्तुत किया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर कुछ आधारों को न्याय संगत बताया। वो कारण है बच्चों, पहला कारण है इसका, कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता। बच्चों कोई भी विचार हो, कोई भी बात हो, वो पूरी तरीके से गलत नहीं होती। अगर वो हमें गलत लगती भी है
तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई का अंश या तत्व छुपा हुआ होता है। दूसरा कारण ये है कि पहले कारण से ही जुड़ा हुआ है। दूसरा कारण बच्चों, सच्चाई जो होती है वो स्वयं ही उत्पन्न होती है, नहीं होती, खुद ब खुद उत्पन्न नहीं होती। सच्चाई विरोधी विचारकों के टकराव से उत्पन्न होती है, यानी कि पैदा होती है। अब इसका तीसरा विचार है बच्चों ये तीसरा है, सा बना लीजिए इसको, तीसरा। ठीक है, तीसरा विचार है बच्चों, वे संघर्ष केवल अतीत में लागू नहीं होता, यानी कि मूल्यवान नहीं था, वो हर समय के लिए मूल्यवान था, क्योंकि सच्चाई जो होती है वो खतरा हमेशा होता है सच्चाई में, और इसके लिए विचारहीन और रूढ़ उक्ति में बदल जाए। जब हम इसे विरोधी विचार के सामने रखते हैं सच्चाई को बच्चों, तभी इस विचार का विश्वसनीय सिद्ध होता है, यानी कि सच्चाई पता लगती है। ये जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना था। तो चलिए, सेकंड है बच्चों, हार्म सिद्धांत या हानि सिद्धांत से क्या अभिप्राय है, यानी कि अभिप्राय है, आप क्या समझते हैं इससे। तो इसका आंसर है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल आपने ऊपर पढ़ा कि ये राजनीतिक विद्वान है, और बच्चों इनका निबंध है, निबंध का नाम है इनके ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी में इन्होंने साफ साफ बताया है कि सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है, हार्म सिद्धांत को हानि सिद्धांत कहा जाता है। हानि का मतलब होता है नुकसान। ठीक है, सेकंड पॉइंट है बच्चों हार्म सिद्धांत। बच्चों हार्म सिद्धांत ये है कि किसी के कार्य में, यानी किसी के भी काम करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से रोक टोक करने का एक लौता आत्मरक्षा है हार्म सिद्धांत। सभ्य समाज के किसी भी सदस्य की इच्छा के खिलाफ, बच्चों सभ्य समाज जो अच्छा समाज है उसके किसी भी सदस्य की इच्छा के खिलाफ कोई शक्ति उभरती है या प्रयोग एकमात्र उद्देश्य होने चाहिए कि किसी अन्य को हानि से बचाना, किसी को भी नुकसान से बचा लेना, उस सदस्य का ये एक उद्देश्य होना चाहिए। जे.एस. मिल ने, बच्चे जे.एस. मिल ने हार्म सिद्धांत को व्यक्ति के कार्यों में रोक टोक के लिए अकेला प्रभावी कारक बताया है। ठीक है, उन्होंने मानव को दो भागों में बांटा है। किस किस में बच्चों, एक तो स्व निर्धारित कार्य व अन्य निर्धारित कार्य। एक तो वो खुद ही निर्धारित होता है अपने कामों पर, एक दूसरे के कार्यों पर निर्धारित होता है, मतलब डिपेंड होता है। इसका चौथा पॉइंट है बच्चों, इनका मानना ये था कि राज्य एक दूसरे की एजेंसी द्वारा व्यक्तियों के कार्य में हस्तक्षेप यानी कि रोक टोक नहीं कर सकता, इसका अधिकार उसको नहीं है। कार्य एक दूसरे को हानि प्रभाव नहीं डालते, परंतु लेकिन व्यक्ति का कार्य का जो निर्णय होता है वह दूसरों को प्रभावित करता है। ठीक है, ये ऐसा मानते थे जॉन स्टुअर्ट मिल। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 3। स्वसंबद्ध और परस्परबद्ध कार्यों में अंतर बताने हैं, हमें डिफरेंस बताने इन दोनों कार्यों में बच्चों। ठीक है, चलिए इसका आंसर है बच्चों जे.एस. मिल नामक, बच्चों एस है ये, आपने ऊपर पढ़ चुके हैं इनका बात, राजनीतिक विद्वान है ये जे.एस. मिल। ठीक है, ने मानव के कार्यों को दो भागों में बांटा है बच्चों। अब वो कौन कौन से दो भाग हैं, इसका पहला है स्वनिर्धारित कार्य क्रियाएं, यानी कि हम इसको स्वसंबद्ध कार्य भी कह सकते हैं। अब बच्चों स्वसंबद्ध कार्य होता क्या है, ऐसी क्रियाएं बच्चों जो केवल उसी व्यक्ति से संबंधित होती हैं, जो व्यक्ति अपना काम खुद करते हैं, वो दूसरों के काम में रोक टोक नहीं डालते, उसको हम कहते हैं स्वसंबद्ध कार्य, यानी कि स्वनिर्धारित कार्य, निर्धारित कार्य। अब बच्चों सेकंड है
अन्य निर्धारित कार्य क्रियाएं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं पर्सबद्ध कार्य। ये क्रियाएं मानव की वे क्रियाएं होती हैं जो दूसरे व्यक्ति से संबंधित हों, यानी कि जुड़ी हुई हों, जो अपना काम तो खुद कर लेते हैं लेकिन दूसरों के कामों में रोक टोक करते हैं। इसको हम कहते हैं पर्सबद्ध कार्य। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम।